तो अपन ने जैसे कल मैन एंड एनवायरमेंटल रिलेशनशिप के बारे में बात करी थी, मानव और पर्यावरण के संबंधों के बारे में, या अपन इसको जो है मानव वातावरण के संबंधों को जो प्रतिपादित करती है या स्पष्ट करती है, जो 3 विचारधारा हैं मानव भूगोल की, उन विचारधाराओं के अंदर जो सबसे पहली जो विचारधारा है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरणीय निश्चयवाद, या जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, जर्मन स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की जो है जर्मन विचारधारा, इसके बारे में अपन ने शास्त्रीय दृष्टि से कल विचार किया था। देखिए, जो मानव भूगोल की जो जर्मन विचारधारा है, इसके अंदर मानव को जो है मुख्य भूमिका के अंदर माना गया है, इसमें इसको स्वामी माना गया है, जबकि मानव को दास के रूप में देखा गया है। जो जर्मन विचारधारा है, इसके जो मुख्य जो विद्वान हैं जिन्होंने इसका विकास किया था, उन विद्वानों के अंदर सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है इमैनुअल कांट। कांट एक दार्शनिक था और इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी लिखी थी, और उस फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले मानव और पर्यावरण के संबंधों के बारे में चर्चा की थी। लेकिन जो है इनके बाद में जो 2 विद्वान हुए, एक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिनका जन्म जर्मन में हुआ 1769 से लेकर 1859 के बीच में इन्होंने कार्य किया। इन्होंने कॉस्मोस नामक बुक लिखी, और उस कॉस्मोस के अंदर इन्होंने सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का विकास किया, क्रमबद्ध भूगोल का। इसके अलावा इन्हीं के समकालीन एक विद्वान हुए कार्ल रिटर। रिटर ने अर्थकुंडे एक बहुत बड़ा ग्रंथ इन्होंने लिखा, जो 19 खंडों के अंदर प्रकाशित हुआ, और इसमें भी जो है मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध पाए जाते हैं, उनमें पर्यावरण को मुख्य भूमिका में माना और जो है मानव को एक दास के रूप में माना। इनके बाद में जो है मुख्य जो भूगोलवेत्ता हुए, जिनको मानव भूगोल का जन्मदाता भी माना जाता है, और पर्यावरणीय निश्चयवाद या वातावरण निश्चयवाद का जन्मदाता भी जिनको माना जाता है, इन्होंने जो है मानव और वातावरण के संबंधों की विस्तृत व्याख्या की वैज्ञानिक ढंग से। इन्होंने एक जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिसके अंदर जो है मानव पर्यावरण के संबंधों का विस्तृत अध्ययन किया, वो है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है 3 खंडों के अंदर प्रकाशित हुआ, और इसके अंदर मानव और पर्यावरण के संबंधों की विस्तृत व्याख्या की। इसके अलावा जो है रेटजेल महोदय ने 2 बुक्स और लिखी। एक जो है वोल्कर कुंडे का ये जर्मन वर्ड है, और इसका मीनिंग है मानव जाति का इतिहास। और इसके अलावा एक जो इन्होंने तीसरी जो बुक लिखी, वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वोल्कर कुंडे और एंथ्रोपोजियोग्राफी। विशेष रूप से एंथ्रोपोजियोग्राफी के अंदर जो है मानव वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया, और उसमें वातावरणवाद या निश्चयवाद को इन्होंने जो है मुख्य माना, और वही जो है मानव को जो है सिर्फ प्रकृति के द्वारा जो संभावनाएं दी गई है, जो पॉसिबिलिटीज दी गई है, उनके अंदर अपनी चॉइस के अनुसार जो है छांट करके और अपना जीविकोपार्जन किया जाना बताया इन्होंने। इसके अलावा जो विचारधारा रेटजेल महोदय ने विकसित की थी, वो विचारधारा सिर्फ जर्मन भाषा वाले क्षेत्रों के अंदर बहुत विकसित हुई थी, वातावरण निश्चयवाद की संकल्पना, लेकिन अंग्रेजी भाषा क्षेत्रों के अंदर इसका ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था। तो इस जो रेटजेल महोदय, इनके जो कार्य है, इस कार्य को जो अंग्रेजी भाषा क्षेत्रों में बढ़ाने का काम किया, वो एलन चर्चिल सैम्पुल ने किया। सैम्पुल ने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था, इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, और वो 1911 के अंदर जो प्रकाशित हुआ था। इन्होंने जो मानव भूगोल की जो विचारधारा निश्चयवाद की, उसको उदाहरणों के द्वारा इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, जिसके कारण इनकी जो वातावरण निश्चयवाद की जो विचारधारा है, वो विश्व स्तर के ऊपर सर्वसम्मति से स्वीकार की गई 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी
तक। देखिए किस प्रकार प्रकृति या वातावरण का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। इसको सबसे पहले अपन अलग अलग उदाहरणों से इसको अपन समझेंगे। इसमें जो पहला जो अपन उदाहरण लेते हैं वो लेते हैं मनुष्य का शारीरिक गठन और उसका रंग रूप और उसके विचार। देखिए मनुष्य खुद जो है भूतल की उपज जो है, कुमारी शैम्पूल ने माना है कि मनुष्य मात्र भूतल या प्रकृति की उपज मात्र है, वो उसका पुतला मात्र है। उसके सामने प्रकृति कुछ लिमिट्स देती है, कुछ जो है संभावना चॉइसेस देती है। उन चॉइसेस के अंदर जो है मनुष्य उन संभावनाओं में से कुछ अपने नीड्स जो मनुष्य की होती हैं या उसकी कैपेसिटी जो मनुष्य की होती है उसके अनुसार वो कार्य करता है। तो देखिए आप लोग मानव का जो शारीरिक गठन है उसको किस प्रकार प्रकृति प्रभावित करती है। आप लोग अगर इसको ग्लोब के ऊपर समझें तो आप देखिए भारत के संदर्भ में भी अपन इसके एग्जांपल्स देंगे। विश्व स्तर के ऊपर देखते हैं जो ट्रॉपिकल एरिया है। ट्रॉपिकल एरिया के अंदर देखिए यहाँ पर जो सोलर रेडिएशन जो है सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, इसलिए हाई टेम्परेचर होता है और उच्च आर्द्रता होती है। इस कारण ट्रॉपिकल रीजन में और विशेष तौर पर विषुवत रेखीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश के अंदर जो लोग होते हैं उनका जो स्किन का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, जबकि अपन टेम्परेट जोन के अंदर चलते हैं शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध में, तो जो स्किन का कलर है वो फेयर होता जाता है। इसी प्रकार जो है दूसरा जो प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर वो ये पड़ता है कि जो अगर मान लो कोई व्यक्ति कोस्टल एरियाज के अंदर रहता है, समुद्र तटीय क्षेत्रों के अंदर रहता है, तो उन लोगों के जो नाव की पतवार चलाने के कारण मजबूत हाथ होते हैं लेकिन उनके पैर ढीले ढाले होते हैं। जबकि देखिए आप जो माउंटेनस एरिया है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, चाहे वो रॉकीज पर्वत हो, चाहे वो जो है हिमालय पर्वत हो या कोई दूसरा विश्व का पर्वत हो, जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके पैर बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि वो डेली जो है पर्वतों के ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, इसलिए उनके पैर मजबूत होते हैं लेकिन उनके हाथ ढीले ढाले होते हैं। इसी प्रकार देखिए आप अगर कोई व्यक्ति मैदानी क्षेत्रों में रहता है, जैसे मान लो विश्व का कोई भी मैदान या भारत का मैदानी क्षेत्र है, तो वहाँ पर क्या है कि सुटेबल जोग्राफिकल कंडीशन होती है, इस वजह से उनके पास काम के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होती है और वो बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा एंगेज रहने के कारण अपने क्रियाकलापों में तो उनका मानसिक जो सोच है वो उनकी जो विस्तृत नहीं हो पाती, अपने काम में ही वो बिजी रहते हैं। जबकि देखिए आप मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर जो विस्तृत क्षेत्र होते हैं और वहाँ पर मनुष्य का मुख्य काम पशुपालन का होता है, तो वो लोग जो है शारीरिक मेहनत उनके पास कम होती है और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो फ्री रहते हैं। इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्रों के लोग जो अवकाश में होते हैं तो वो अपने विचारों का विकास उन लोगों का होता है क्योंकि बहुत बड़े वातावरण के अंदर रहते हैं और वो जो है एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। और इसके अलावा जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो लोग क्या है कि बड़े वातावरण के अंदर विचरण करते हैं, तो उनके अंदर जो है आक्रमण की भावना उनमें पैदा हो जाती है। वो सोचते हैं कि अपना जो साम्राज्य का विस्तार है वो लंबा चौड़ा होना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार मनुष्य की भावनाओं को, मनुष्य के विचारों को, मनुष्य की जो है शारीरिक गठन को किस प्रकार जो है प्रकृति प्रभावित करती है, इसका अपन ने उदाहरण देखा। दूसरा आप देखिए ट्रॉपिक पैटर्न, जो फसल प्रारूप होता है, वो फसल प्रारूप को किस प्रकार जो है प्रकृति प्रभावित करती है। अगर अपन ग्लोब के ऊपर इसको देखें तो देखिए आप लोग जो उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध के अंदर जो है आप लोगों को पता है यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और हाई रेनफॉल होती है। इन दोनों के कारण जो उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल एरिया है या ट्रॉपिक जोन है, यहाँ पर सिर्फ वही फसलें पैदा हो पाती है कृषि की जिनको उच्च तापमान और उच्च
वर्षा की आवश्यकता होती है, जैसे रबर है, गन्ना है, कॉफी है, कौवा है। तो इनका जो है कहाँ पर उत्पादन होगा? उष्ण कटिबंध में, जहाँ पर तापमान ज्यादा होता है। देखिए आप लोग, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रबर शीत कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध में पैदा हो रहा है। तो प्रकृति डायरेक्टली जो है क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित कर रही है। ऐसे टेम्परेट जोन की अपन बात करें, शीतोष्ण कटिबंध की अपन बात करें, तो शीतोष्ण कटिबंध के अंदर जो फसल प्रारूप होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, मध्यम टाइप की जो जलवायु यहाँ पर होती है और मध्यम प्रकार का यहाँ पर तापमान और वर्षा होती है। इस वजह से यहाँ पर जो है मोस्टली कौन सी यहाँ पर क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है, यहाँ पर जो गेहूँ है, जो है रेशम है, या फिर मान लो यहाँ पर कमर्शियल लेवल के ऊपर भेड़ पालन किया जाता है ग्रास लैंड्स में, तो ऊन वगैरह का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। अब आप देखिए शीत कटिबंध में, शीत कटिबंध के अंदर जो भौगोलिक दशाएं हैं वो किस प्रकार फसल प्रारूप को प्रभावित करती है। तो आप देखिए शीत कटिबंध के अंदर टेम्परेचर इतना कम होता है कि यहाँ पर कोई भी फसल अंकुरित ही नहीं हो पाती है। तो इस कारण यहाँ पर कृषि क्रियाएं नहीं के बराबर होती है। यहाँ पर प्रकृति का इतना ज़्यादा जो है विषम दशाएं पाई जाती है प्रकृति की, कम तापमान और वर्षा का अभाव और सॉइल की उपजाऊ मृदा की कमी। इस वजह से यहाँ पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सिर्फ यहाँ पर जो सील जो मछली पाई जाती है उसका वो शिकार करते हैं और जो है बर्फ के घर बनाते हैं। जो है उनकी जो चर्बी वगैरह होती है उससे वो वहाँ पर हीट पैदा करते हैं, ऊष्मा पैदा करके जीवित रहते हैं या अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इसी प्रकार देखिए आप, अगर मान लो अपन जो तीसरा अगर अपन उदाहरण दें ऑक्यूपेशन का, व्यवसाय को किस प्रकार प्रकृति प्रभावित करती है, तो आप देखिए अगर मान लो शीतोष्ण कटिबंध है, जो है उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध के अंदर आप लोगों को पता है उच्च तापमान, उच्च वर्षा पाई जाती है, यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। इस कारण यहाँ पर जो कृषि क्रियाएं भी होती है, लेकिन जो है यहाँ पर प्रोडक्शन और जो स्पेशली उत्पादकता बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन या उच्च कृषि तकनीकी और मशीनीकरण का प्रयोग नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट भी इतना अधिक नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर जो है घने जंगल पाए जाते हैं और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कई इंडस्ट्रीज के लिए सूटेबल नहीं है। और इसके अलावा जो है अपन शीतोष्ण कटिबंध की बात करें, तो शीतोष्ण कटिबंध के अंदर मनुष्य के व्यवसाय को या उसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे प्रभावित करती है प्रकृति। तो देखिए यहाँ पर समतल भूमि पाई जाती है, मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल होती है। इस वजह से कृषि की दृष्टि से सबसे उपयुक्त या अनुकूल दशाएं जो है शीतोष्ण कटिबंध में पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर गेहूँ की फसल होती है, इसके अलावा जो है यहाँ पर रेशम का प्रोडक्शन होता है, जौ का प्रोडक्शन होता है और वो लार्ज स्केल पर होता है। और तीसरा जो अपन देखें व्यवसायों के ऊपर, तो यहाँ पर शीत कटिबंध जो फ्रीज जोन है, यहाँ पर जो है तापमान बहुत कम होने के कारण और वर्षा के अभाव कारण कृषि क्रियाएं तो होती ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो है यहाँ पर व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन करने की सोचता है, यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं उन्नत अवस्था में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा देखिए खान पान और वेशभूषा, देखिए प्रकृति सिर्फ मनुष्य के व्यवसाय को प्रभावित नहीं करती, बल्कि उसके खान पान और व्यवसाय को भी, खान पान और वेशभूषा को भी प्रभावित करती है। देखिए यहाँ पर जो है उष्ण कटिबंध के अंदर तापमान ऊंचा होता है और जो है वर्षा भी हाई होती है। इस वजह से यहाँ पर उष्ण आर्द्र जलवायु दशाएं पाई जाती है, तो यहाँ पर सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। जबकि शीत कटिबंध के अंदर और शीतोष्ण कटिबंध के अंदर तापमान कम होने के कारण यहाँ पर ऊन और चमड़े के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर क्योंकि कृषि की लिए कम होती है, इसलिए बहुत सी जनजाति यहाँ पर कंदमूल खा के जो है अपना जीविकोपार्जन करती है उष्ण कटिबंध में। जबकि शीतोष्ण कटिबंध के अंदर जो है ज़्यादातर लोग खाद्यान्न फसलों का प्रयोग करते हैं और बहुत कम मात्रा में जो मीट वगैरह का प्रयोग करते हैं। लेकिन शीत कटिबंध के अंदर खाद्यान्नों का अभाव होने के कारण जो है कम्प्लीटली
जो है मांस का सेवन ये लोग करते हैं, और वस्त्रों के लिए जो है सील मछली के जो चमड़ा वगैरह होता है उसके द्वारा वो चमड़े के वस्त्र बनाते हैं। इसी प्रकार जो है मनुष्य की जो दूसरे जो इसके अंदर क्रॉपिंग पैटर्न, व्यवसाय, खान पान, वेशभूषा, उसकी धार्मिक भावनाएं और उसका जो है मानसिक विकास, ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर प्रकृति का बहुत बड़ा नियंत्रण रहता है। और इस नियंत्रण की वजह से मनुष्य सिर्फ प्रकृति के आदेशों की पालना करता है, और जिस प्रकार की प्रकृति होती है उसी प्रकार जो है मनुष्य अपना जीविकोपार्जन करता है, उसकी आदेशों की पालना करता है। और प्रकृति पूर्णतया नियंत्रणकारी होती है, उसके ऊपर कंप्लीटली प्रकृति का कंट्रोल होता है। तो इसके अंदर वातावरण जो निश्चयवाद है, वातावरण निश्चयवाद है, या जो मानव भूगोल की जर्मन विचारधारा है, इसके अंदर प्रकृति को सर्वेसर्वा माना गया है, इसको मनुष्य का स्वामी माना गया है, और जो मानव है वो प्रकृति का दास इसमें माना गया है। और इस प्रकार जो है मनुष्य के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, उसके व्यवसाय, जो है उसके रहन सहन, बॉडी स्ट्रक्चर, सब कुछ को प्रकृति नियंत्रित करती है। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या हुआ, जो है एक नई विचारधारा का उदय हुआ, और वो विचारधारा संभववाद की विचारधारा कहलाती है, एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। या उस विचारधारा का विकास, संभववाद की विचारधारा का विकास जो है फ्रांस में हुआ था, इसलिए इसको फ्रेंच स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। जब फ्रांसीसी विचारधारा का उदय हुआ या संभववाद का उदय हुआ, तो धीरे धीरे जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में जिस निश्चयवादी विचारधारा का संपूर्ण विश्व के अंदर उसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था, उसका बोलबाला था, उसकी आलोचनाएं प्रारंभ हुई। और संभववादी विचारकों ने, या अपन कह सकते हैं कि फ्रांस के मानव भूगोलवेताओं ने जो है निश्चयवाद की जो विचारधारा है, वातावरण निश्चयवाद की या जर्मन विचारधारा, इसकी आलोचना प्रारंभ की। इसके बारे में अपन चर्चा कल करेंगे। आज बस इतना ही। और ये जो मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं हैं या मानव वातावरण की जो संबंध है, इसकी तीनों विचारधाराएं बहुत आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो ज्योग्राफी के अंदर स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, या मान लो जो हाई लेवल पे टीचिंग जॉब में, या मान लो कोई सिविल सर्विस में ज्योग्राफी अडॉप्ट करता है, उसके लिए तीनों विचारधाराएं बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग, मुझे आशा है कि इस व्याख्यान को आप लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा, और आपके जो है ये जो जर्मन विचारधारा या वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा है, ये निश्चित रूप से आप लोगों के समझ में आई होगी। इसका आप लोग और अच्छी तरह दूसरी जो बुक्स वगैरह हैं, जो भी मटेरियल आप लोगों के पास अवेलेबल हो, उससे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह इसको तैयार करना है। थैंक यू सो मच।